हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके यूपी पीसीएसजे के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को बहुत ही शानदार तरीके से कंडक्ट कराया गया है और हमें ये भी पता है कि अभी हाल ही के दिनों में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपकी 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जाम को लेकर भी नोटिफाई किया गया है और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके साथ एक वीडियो सीरीज को लगातार चर्चा के रूप में शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा हर्डल निकल कर आता है वो आता है आपका मेंस एग्ज़ाम का। जब हम मेंस की बात करते हैं तो इवन दो हम सवाल को समझते हैं, इवन दो हमें सवालों के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है, लेकिन कई बार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन या अपने प्रस्तुतिकरण की वजह से हम उन सवालों का वो एप्रोप्रिएट जवाब नहीं दे पाते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जामिनर की दरकरार हमसे रहती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं रवि झा आज से आपके साथ कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या कुछ ऐसे कैंडिडेट जो मोस्ट डिजर्विंग हैं और उनकी कॉपीज़ को आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आपको ये बताया जा सके, आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके कि अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो उस सवाल का जवाब देते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या उसका प्रारूप होगा, क्या उसकी गाइडलाइंस होगी, क्या उसके अंदर आपको पॉइंटर्स का यूज़ करना है, क्या उसके अंदर ग्राफ का यूज़ करना है, क्या उसके अंदर आपको कंक्लूजन या सिनॉप्सिस जैसी चीज़ों का जिक्र करने की ज़रूरत होती है, ताकि आपको ये पता चल सके कि एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाए जो आपके एग्जामिनेशन के जो आपके एग्जामिनर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अप टू दी मार्क हो। तो आइए बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आमतौर पे यहाँ पर एक सवाल आपसे ये पूछा गया है कि मृत्युकालिक कथन किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्वों को समझाइए तथा मृत्युकालिक कथन के साक्षिक महत्व की बात बताइए। अब देखिए, यहाँ पे ये सवाल आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब एग्जामिनेशन में अगर ये सवाल आता है तो ये तीन रूपों में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन क्या होता है, या आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स, या आमतौर पे वो इसकी एविडेंटरी वैल्यू के बारे में भी पूछ सकता है। और जिन्होंने भी इस सवाल का जवाब इस नोटबुक में लिखा है उन्होंने उन सारे पहलुओं को बहुत ही शानदार तरीके से टच करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन के आवश्यक तत्व क्या क्या है। तो यहाँ पे जब हम आवश्यक तत्वों को देखते हैं तो सबसे पहले आपको उसका अर्थ यानी कि उसके डेफिनेशन को जानने की ज़रूरत है। उसके बाद उसके अंदर जो उनके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड आवश्यक तत्व, वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें ये देखने की ज़रूरत है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इसकी उपयोगिता क्या है। आफ्टर दैट अगर हम इसको एज एन एविडेंस पेश करते हैं तो इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, एंड उसके बाद हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि इसका ओरिजिन क्या है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश लॉ से आपका ये जो हिंदी लॉ का डाइंग डिक्लेरेशन है वो किस कदर आपका डिफ्रेंशिएट करता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक मैगजिम निकल कर आ रही है जिसको कि हम लोग नेमो मार्टिटूरस प्रोसेसीमीटर मेंटेरी के नाम से जानते हैं, और इसी मैगजीन के अंदर आपको ये दो केस लॉज भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है आपका आर वर्सेस बुडकार। आमतौर पे ये केस है आपका 1989 का, और दूसरा केस है आपका आर वर्सेस जगिंसन का। जब हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कुछ रेलेवेंट प्रावधान हैं जैसे 32 का क्लॉज 1, 33, 158, 104 और 136 का पार्ट 2। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जब कभी भी आप अपने उत्तर में डाइंग डिक्लेरेशन का जिक्र करते हैं तो कम से कम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इन प्रावधानों को भी आपको टच करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम मृत्युकालिक कथन के संदर्भ में बात करते हैं तो जहां एक तरफ 32 का क्लॉज 1 आपसे ये बात करता है कि वाकई में मृत्युकालिक कथन होता क्या है, वहीं दूसरी तरफ इसके जो अदर प्रोविजंस हैं आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, वो इसकी एविडेंटरी वैल्यू के ऊपर एक प्रकार से विशेष बल को देने की कोशिश करते हैं। जो लैटिन मैगजिम्स है अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है कि मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाइन इन हिज माउथ, यानी कि
कोई व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुख में झूठ के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि अमूमन जब एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बहुत ही नज़दीक होता है तो आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि मरता हुआ व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अब थोड़े ही समय में उसकी मुलाकात अपने निर्माता से होने वाली है। और आमतौर पे उसके इसी स्टेटमेंट को हम लोग एग्जामिनेशन इन चीफ का स्टेटमेंट भी मानकर चलते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो आपका हियर से एविडेंस है, दैट इज कॉल्ड अनुश्रुत साक्ष्य, वो आपका मृत्युकालिक कथन का ही एक अपवाद है। और वो भी क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हियर से एविडेंस की बहुत ही ज्यादा एविडेंटरी वैल्यू यानी कि साक्ष्यिक महत्वपूर्णता नहीं होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो वहां पर वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पोजीशंस पे आकर बैठ जाता है। अब सवाल यहां पर यह है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन आवश्यक होता है या उसको कंसीडर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट को बनाया है वो अब दुनिया में नहीं है, वो मर गया, या वो मिल ही नहीं सकता है, या अगर हम उसको बुलाना भी चाहें तो इतना ज़्यादा विलंब हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जस्टिस की हानि होगी। और तीसरी बात ये कि जब वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी एविडेंस को देने के लिए कैपेबल हो, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये वो परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का स्टेटमेंट 32 के क्लॉज 1 के तहत एक एविडेंटरी वैल्यू के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब हम यूजुअली सेक्शन 32 की बात करते हैं तो ये वही परिस्थितियां हैं जहां पर उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, एविडेंटरी वैल्यू के रूप में कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे जब हम मृत्युकालिक कथन के अर्थ को देखते हैं तो पर्टिकुलरली ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन होता है जो एक मरता हुआ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में उसको अवगत कराता है और उसके ठीक बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जब हम इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं तो परिभाषा भी इसकी बहुत ही सिंपल है कि पर्टिकुलरली वो सिर्फ और सिर्फ उन कॉज ऑफ एक्शन के बारे में उस व्यक्ति को इंटीमेट करता है जो व्यक्ति उसके आसपास मौजूद है और उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे जब हम इसके आवश्यक तत्वों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी आपका मृत्युकालिक कथन है वो या तो आपका लिखित रूप में होना चाहिए या तो आपका मौखिक रूप में होना चाहिए। अगर लिखित रूप में है तो सिग्नेचर कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर उसी व्यक्ति के हाथों से लिखवाया जाए तो और बेहतर है, और अगर मौखिक रूप से है तो भी उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन दो जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पे एक आपका केस लॉ था जस्टिस लॉर्ड पैथरम का, ठीक है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इशारों के द्वारा जो कथन कहा गया है वो भी आपका एक प्रकार से एविडेंटरी वैल्यू को कंसिस्ट करता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो ये कहता है कि आप दुनिया भर की क्या कहानी गा रहे हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो स्टेटमेंट आप कन्वे कर रहे हैं क्या उस स्टेटमेंट का संबंध आपके कॉज ऑफ डेथ से है भी या नहीं। इसके बाद आमतौर पे यहाँ पे कुछ केस लॉज हैं जैसे आपका नंदालिया वेंकट रमन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आमतौर पे यहाँ पर क्या होता है कि एक विवाहिता महिला अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले अपनी माँ को अपनी दास्ता बताती है कि माँ मेरे ससुराल वाले बार बार मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, और ठीक उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आमतौर पे हम ये मानकर चलते हैं कि आखिर क्यों ना उस विवाहिता के द्वारा अपनी मां को दिए गए स्टेटमेंट जो कि उसकी मृत्यु से ठीक 2 दिन पूर्व है उसको डाइंग डिक्लेरेशन ना माना जाए। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने भी उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालिक कथन की संज्ञा दी है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर एक केस आपका और आता है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का, और ये केस लॉ कोई ऐसा प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं पीसीएसजे का जहां पर यह आपसे फ्रिक्वेंटली ना पूछा जाए। और जब जब हम मृत्युकालिक कथन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी निगाहें इसी केस को ढूंढती हैं। अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पर भी आपको ये पता चलता है कि जो मृतक है उसने अपनी पत्नी को एक पत्र दिखाया था जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया कि एक व्यक्ति उसको बहरामपुर बुला रहा है ताकि वो उसको उसके पैसे वापस कर सके। उसके बाद वो व्यक्ति बहरामपुर के लिए निकल
जल जाता है और कुछ दिनों बाद उसके शव के अलग अलग टुकड़े हमें एक स्टेशन पे एक संदूक में हमको देखने को मिलते हैं। तो आमतौर पे उस व्यक्ति का अपनी पत्नी को उस पत्र का दिखाना, उस पत्र में उस व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बुलाया जाना और ठीक उसके बाद उसकी हत्या होना और उसके शव के टुकड़ों का एक संदूक में मिलना, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का डाइंग डिक्लेरेशन है और ये एक प्रकार के प्रिजम्पशन को रेज भी करता है कि हो ना हो जिस व्यक्ति ने बुलाया था जरूर वही व्यक्ति उसके मृत्यु की असली वजह भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक केस लॉ आपका और है शरद बिंद्री चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। आमतौर पे यहाँ पर कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा कंसाइज कर दिया और इन्होंने ये कहा कि पर्टिकुलरली डाइंग डिक्लेरेशन का संबंध सिर्फ और सिर्फ उसकी मृत्यु के कारण से होना चाहिए, ना कि अदरवाइज होना चाहिए। और एक केस आपका और महत्वपूर्ण है जो है आपका के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जिसमें यह कहा गया है कि अगर एक घायल व्यक्ति थाने आकर अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराता है और उसके ठीक इमीडिएट बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो एफआईआर के वर्जन को भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके आवश्यक तत्वों की अगले पार्ट की बात करते हैं तो यहां पर आपको समझना होगा कि जिस व्यक्ति ने कथन दिया है उस व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है और उसका मरना भी नितांत आवश्यक है। जैसे कि मैं खुद जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और यहाँ पे जब हम कोर्ट के सामने किसी व्यक्ति के डाइंग डिक्लेरेशन को पेश करते हैं तो कोर्ट का ये कहना है कि मिस्टर काउंसिल, हम आपके डाइंग डिक्लेरेशन को इंटरटेन करने के लिए तैयार बैठे हैं, बट द थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू शो द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ दैट पर्सन। यानी कि जब तक आप उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति के डाइंग डिक्लेरेशन के कंसिडरेशन के ऊपर एक प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। तो अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है कि डाइंग डिक्लेरेशन उन्हीं परिस्थितियों में कंसीडर किया जाता है जब देने वाला व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है या असमर्थ है या अलग अलग परिस्थितियां जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपसे ऊपर किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए ज़रूरी होती हैं कि कथन जो होता है वो आपका लिखित भी हो सकता है, वो आपका मौखिक भी हो सकता है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सिर्फ मौखिक होगा तभी हम मानेंगे, लिखित होगा तभी हम मानेंगे। हम दोनों ही परिस्थितियों में मान सकते हैं बशर्ते संदेह की स्थिति पैदा ना हो। इसके बाद अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ केसेस हैं और उन नंबर ऑफ केसेस का जिक्र आपको करना यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम इसके ग्राह्यता की आधार की बात करते हैं तो खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में इसको आवश्यकता का आधार माना गया है। अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात देखें तो अन्य साक्ष्य के अभाव में जब हमें ये लगता है कि हमारे पास कोई अदर साक्ष्य अवेलेबल नहीं है तो उन परिस्थितियों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी विश्वसनीयता की बात करते हैं तो आमतौर पे जैसा कि ऊपर मैगजीन में भी जिक्र किया गया है कि मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति कम से कम मरते वक्त तो झूठ नहीं बोलेगा और यही बात मैथ्यू अर्नोल्ड, शेक्सपियर और न्यायाधीश लस के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग भाषा के रूप में कही गई है। आमतौर पे ये जो ज्यूरिस्ट हैं इनका भी जिक्र अगर आप करते हैं तो योर आंसर वुड बी मोर एंड मोर इम्पेरेटिव। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि आखिर इसकी साक्षिक महत्व क्या है। तो साक्षिक महत्व तो यही है कि देखिए आमतौर पे जो हियर से एविडेंस है उसको अब एडमिट किया जा रहा है या आमतौर पे न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि इसका जो मृत्युकालिक कथन है वो सत्य है, क्योंकि अदर चीज़ों से भी हमने उसका कोलैबोरेशन किया है और कहीं ना कहीं हमें उन सारी चीज़ों के अंदर एक प्रकार की तारतम्यता भी नजर आती है। इसके बाद अगर हम मृत्युकालिक कथन को देखते हैं तो हमें यही नजर आता है कि आमतौर पे ये एक मान्यता है और वो मान्यता सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि एक मरता हुआ व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और इसके अंदर नंबर ऑफ केस लॉज हैं जिसका जिक्र आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी को आप कितना भी ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे वो कंटेंट आपका 2 पेज से ज़्यादा का नहीं जाएगा तब तक जब तक कि आप उसके अंदर अलग अलग केसेस का जिक्र नहीं करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपके साथ अलग अलग केसेस का जिक्र किया है। यहाँ पे जब हम पंचदेव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि मृत्युकालिक कथन आपका एक मौलिक साक्ष्य है और बिना संतुष्टि के इसके आधार पर सजा दी जा सकती है। संतुष्टि की आवश्यकता तो वहां पड़ती है जहां इसकी घोषणा में कोई कमी पाई गई हो। ठीक है। तो
ये आपका एक बेसिक है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब यहाँ तक आप आ रहे हैं तो आपसे एग्जामिनर की एक उम्मीद ये भी रहती है कि जो आपका इंग्लिश लॉ है या जो आपका इंडियन लॉ है, यहाँ पे आपको डिफरेंस भी करने की ज़रूरत होती है। तो जहाँ इंग्लिश लॉ में मृत्यु जिस व्यक्ति की होती है उसके वास्तविक खतरे को नज़रअंदाज किया गया है, वहीं पर भारतीय विधि की बात करते हैं तो मृत्यु का वास्तविक खतरा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि इंग्लिश लॉ में मृत्यु का वास्तविक खतरा होना आवश्यक है। अर्थात ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मृत्यु के वास्तविक खतरे को लेके, खतरे के ज्ञान को लेके और उसकी मृत्यु को लेके और दीवानी विधि में लागू होने को लेके आपसे अलग अलग रूपों में बात कर रहा है। तो आमतौर पे ये आपका पूरा का पूरा एक सवाल कंप्लीट होता है और इस स्लाइड को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे, कैसे भी लिख कर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मेंस का सफ़र थोड़ा बहुत मुश्किल से भरा ज़रूर होगा। तो आपको दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि जो आपका कंपटीशन है ना, ऐसे धुरंधर लोगों से है और तब जाके आप मेंस को क्वालिफाई करने की पोजीशन पे रहते हैं। और जितना ज़्यादा आपका मेंस में स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। कल की क्लास में फिर एक बार आपके साथ भारतीय साक्षर नियम या किसी और विधि के महत्वपूर्ण पार्ट को लेकर चर्चा की जाएगी कि अगर आप उसे एक उत्तर के रूप में लिखना चाहें तो किन किन चीज़ों का ध्यान वहां पर आपको रखने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।